हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली सेफ़ होगी। हम बात कर रहे हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लॉकडाउन। हाँ, आपने सही बात सुनी है। हम स्कोप देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे लॉकडाउन से, राइट। कुछ लोग तो अभी कंफ्यूज होंगे कि जब भी मीडिया ने लॉकडाउन वर्ड बोला है कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं, राइट। जीडीपी 24% अराउंड नीचे चली गई थी लास्ट टाइम। एवरीवन वाज अफेक्टेड, आप भी थे, मैं भी थी, माइग्रेंट्स कितना अफेक्टेड थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़। और ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी जो लोग नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो टीचिंग में या रिसर्च में। सो इन दोनों चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेट एग्ज़ाम। अब मैं क्यों बोल रही हूँ इसके बारे में। या आई हैव गिवन द नेट एग्ज़ाम, आई हैव क्लियर्ड इट। तो मैंने नेट JRF भी क्लियर करा है। सो इसीलिए ही मैं अपनी तरफ से आपको बताने आई हूँ कि कैसे आप इस लॉकडाउन के टाइम में अपना प्रोडक्टिव वर्क कर कर, अपने प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर कर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलाकर कैसे लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव बनाकर, जैसे ही NTA की दूसरी गाइडलाइन आएगी वी विल गिव द नेट एग्ज़ाम और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे। मैंने भी अपना नेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था, नेट एंड JRF। अभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि नेट क्या है। नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में भी ना हो, इफ़ यू वांट टू बिकम प्रोफेसर तो आपको नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये तो हो गई फर्स्ट बात। सेकेंड, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जो लोग रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए नेट और JRF दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेट और JRF कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है, ये नेट ही एग्ज़ाम है। जो लोग नेट एग्ज़ाम देते हैं उनका कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। सो NTA क्या करता है, उन्हें नेट और JRF दोनों चीज़ें अवॉर्ड करता है, जैसे कि मुझे करा था। अब क्यों करा था, कैसे होता है, सब चीज़ें बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक मैं आपके हर एक सवाल के जवाब दूंगी। आप लोगों ने मेरे से बहुत सवाल पूछे थे नेट के ऊपर, और कैसे इस लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेट क्या है। नेट एक एग्ज़ाम है जो NTA, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया की, ये एक बॉडी है जो टेस्ट्स करवाती है। और गवर्न कौन कर रहा है, UGC। सो इसे UGC NTA नेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी स्ट्रीम में एग्ज़ाम देना है, इसमें 80+ स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब मैंने किस में दिया था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने NTA एग्ज़ाम दिया था, NTA UGC नेट एग्ज़ाम दिया था इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस। आप भी अपने सिमिलर ही फील्ड में NTA नेट एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि अगर आपकी फील्ड है लॉ तो आप लॉ के लिए ही नेट एग्ज़ाम देंगे, आप फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए नहीं देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है। और जिस भी फील्ड में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपकी फील्ड होगी, उससे जो सबसे सिमिलर फील्ड है आपको वो चूज़ करनी है। अब नेट एग्ज़ाम एक तो NTA कराता है, एक और बॉडी भी करवाती है जो है CSIR। जो NTA का नेट एग्ज़ाम है या तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस वाले लोगों के लिए है या फिर कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले लोगों के लिए। BSc वालों के लिए CSIR एग्ज़ाम करवाता है, CSIR उनका नेट एग्ज़ाम लेता है। हम लोग भी दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं वो वहाँ पर फिज़िक्स फील्ड में दे सकते हैं, राइट। बट मैंने NTA वाला ही दिया था क्योंकि वहाँ पर मेरी फील्ड ज़्यादा मैच कर रही थी। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप ECE बैकग्राउंड से या EN बैकग्राउंड से हैं तो आप UGC वाला NTA वाला नेट एग्ज़ाम ही दें। अब जो नेट एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों पेपर के जो मार्क्स मिलकर आते हैं वो आपके होते हैं आउटपुट मार्क्स। उसके ऊपर आता है लास्ट में परसेंटाइल, राइट। तो परसेंटाइल होता है कितने बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से आपने कितने अबव कैटेगरी में है, राइट। परसेंटाइल का आपसे कुछ मतलब नहीं है, आप परसेंटेज के
टर्म्स में ही कैलकुलेट करिए कि आपको कट ऑफ के लिए कैसे मैनेज करनी है अपनी पढ़ाई। मैं परसेंटेज में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि परसेंटाइल हर स्ट्रीम के लिए बहुत अलग हो जाती है। परसेंटाइल डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट? क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। लिमिटेड सीट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि 99 परसेंटाइल वालों को ही, मतलब अगर लेट सपोज 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 में से वो 6 का ही एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, 6 का सिर्फ नेट क्लियर होगा और उसमें से 1 का नेट और JRF दोनों क्लियर होगा। तो हम वो चीज़ें हटा दें, हम परसेंटेज वाइज देखेंगे कि अगर हमारा एग्ज़ाम 100% का होता है तो हमें कितने परसेंट लाने हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, राइट? सो सबसे पहले ये जो हमें परसेंटाइल में कैलकुलेशंस हुई हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंट, अराउंड 6% मैंने आपको बताया कि नेट क्लियर होते हैं और उसमें 1% होता है JRF भी। तो JRF का फ़ायदा क्या है? जो उसी एग्ज़ाम से सिर्फ नेट क्लियर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग नेट और JRF दोनों क्लियर हैं, वो लोग रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। सो वो PhD के लिए जब जाएंगे तो उनको गवर्नमेंट से स्टाइपेंड भी मिलेगा। सो ये एक एडवांटेज हो गया नेट और JRF दोनों क्लियर करने का। तो आपका एक स्टाइपेंड फिक्स हो जाएगा। अगर आप PhD करना चाह रहे हैं इसके बाद तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। तो इसीलिए ही यही रीज़न है कि जो JRF की कट ऑफ है वो ऊपर जाती है। अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। कितनी कट ऑफ जाती है सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए, तभी हम अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजाइज करेंगे। इसकी कट ऑफ अराउंड 50% जाती है, राइट? सो हमें मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स लाने का सोचना है। और अगर हम JRF भी क्लियर करना चाहते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि 60% मार्क्स हम लेकर आए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेट एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकता है, बट JRF के लिए एप्लीकेबल सिर्फ वो लोग होते हैं जो 30 से नीचे हैं, अगर मेल है। अगर आप फीमेल हो या रिजर्व्ड कैटेगरी के मेल हो तो आप 35 से नीचे होंगे तो भी आप JRF दे सकते हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी की थोड़ी जो कैलकुलेशंस रहेंगी वो इससे कम रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं JRF के लिए बोल रही हूँ कि 60% कट ऑफ जाती है तो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अराउंड 50% हो जाएगी JRF के लिए। सो ऑब्वियसली वहाँ तो फ़ायदा है ही, और साथ में एज लिमिट का भी फ़ायदा है कि वहाँ के जो मेल्स हैं उनको 35 ईयर एज लिमिट हो गई है। तो अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, चाहे मैं लॉ से हूँ, चाहे मैं इंग्लिश से हूँ, चाहे मैं डांस से हूँ, चाहे मैं लिटरेरी से हूँ, किसी भी ब्रांच से हूँ मैं, मेरे लिए पेपर 1 सेम रहेगा, ठीक है? सो पेपर 1 सबके लिए सेम है। उसमें जनरल अवेयरनेस आता है, राइट? उसमें करंट अफेयर्स आता है, उसमें एप्टी रीजनिंग भी आता है। तो ये जो पेपर 1 होगा ये 50 क्वेश्चंस का होगा, इसके मार्क्स 100 होंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे टैकल करना है, लॉकडाउन में अपना टाइम कैसे यूज़ करें कि हम पेपर 1 को टैकल कर लें, राइट? सो हमें क्या करना है, पेपर 1 का सबसे पहले सिलेबस देखना है। जो भी हमारी स्ट्रेंथ है हमें सबसे पहले उस पर काम करना है, उसको क्लियर कर देना है, राइट? अब जो करंट अफेयर्स है वो तो साथ साथ ही चलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स आप रोज़ थोड़ा थोड़ा, लाइक लेट सपोज आप 15 मिनट करंट अफेयर्स पे लगाते रहिए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा एप्टी रीजनिंग के लिए और जो अलग पार्ट्स हैं जो हमारे पेपर 1 के हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 के लिए सारा आपका टेक्निकल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस की थी तो मेरे लिए VLSI, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम, तो ये सारी जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं ये सब आते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम के हो आपको वही स्ट्रीम के कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट? तो अब पेपर 2 को कैसे टैकल करा जाए, मैं आपको एक जनरल सा फंडा बता देती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बट ज़्यादा पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल है। NTA क्या कर रहा है, NTA एक एग्ज़ाम बना रहा है जिससे वो ये कैटेगराइज कर रहा है कि ये स्टूडेंट रिसर्च के लिए एलिजिबल है।
तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि उस स्टूडेंट को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे तभी आप जाकर रिसर्च कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। आप वहाँ से जाकर पूरा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन डिटेल कर सकते हैं। NTA नेट के लिए सफिशिएंट हैं जितने सब्जेक्ट्स मैंने करा रखे हैं। आप वो सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप खुद से रिवीजन करिए। आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हैं। तो पहले वो ख़त्म कर दीजिए जो आपके लिए सब्जेक्ट्स बहुत इजी हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के, देन मूव टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जो कि आपके लिए रहेंगे एवरेज सब्जेक्ट। और कुछ सब्जेक्ट आपके लिए होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट। सबसे पहले बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे नहीं जाना है, उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि हमें तो 50% मार्क्स पे फोकस करना है ना। हम जाएंगे अब एवरेज सब्जेक्ट्स के पास और उनसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करेंगे जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड नहीं हो जाते हैं, राइट। तो अब हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आई विल प्रेफर कि उन्हें जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर 1 साथ साथ करते रहिए। आपको कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ से आप पेपर 1 के लिए स्टडी कर सकते हैं। इवन अगर आप कोचिंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग बेकार है। जो चीज़ आपको ठीक लगती है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने पर्सनली कोई कोचिंग नहीं ली थी नेट के लिए और JRF के लिए। आई स्टडीड ऑन माई ओन, और मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था अपने फाइनल ईयर के दौरान दिया था। तो फाइनल ईयर में भी, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद अगर आप नेट क्लियर है, JRF भी क्लियर है और आपके 54.9% मार्क्स आए हैं तो वो राउंड ऑफ नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। तो मेरा एप्लीकेबल था क्योंकि मेरे मार्क्स 55 से ऊपर थे। ऐसे ही अगर अपने फाइनल ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दिया है तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को हल्के में मत लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छे से प्रिपेयर कर एटलीस्ट 55 कट ऑफ ले लीजिए। 55 से ऊपर आपको मार्क्स लाने ही हैं। तो आई होप आपको इस सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो नेट JRF के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग मेरे से सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने कुछ मिस करा है तो आप अपने सवाल कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।